आज है 20 सितंबर 2022 मंगलवार का दिन है। आज का एडिटोरियल एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक आपके सामने इमेज है जिसमें कि बताया गया है कि लास्ट परेड है एक तरह से, है ना। तो क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की डेथ हो गई है एंड उसके बाद एक एरा की समाप्ति हो गई है काइंड ऑफ। तो उसके रिगार्डिंग परेड के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो हॉर्स गार्ड्स परेड यहाँ पे है जिसके अंदर की फ्यूनरल जो है, स्टेट फ्यूनरल जो क्वीन एलिजाबेथ सेकंड को प्रोवाइड किया गया है उसके रिगार्डिंग ये है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे न्यूज़ को देखते हैं। तो बताया गया है कि 30,000 से ज़्यादा लोगों को जो इलीगल फॉरेनर्स हैं उनको डिपोर्ट कर दिया गया है एक्चुअली में असम अकॉर्ड के अंदर। तो यहाँ पे नंबर जो है वो 30,000 से ज़्यादा है जिनको कि डिपोर्ट किया गया। तो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग न्यूज़ के रिगार्डिंग आप असम अकॉर्ड को देख सकते हो, क्या है असम अकॉर्ड काइंड ऑफ, गूगल करके। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 31953 जो है वो, जस्ट ए मिनट या, तो 31953 जो है वो ओवरऑल नंबर है। द नंबर ऑफ इलीगल फॉरेनर्स हैं उनको अब तक डिपोर्ट कर दिया गया है, ठीक है। कब से लेके 31 अगस्त से लेके टिल अगस्त 31 से लेके, तो ये काफ़ी सारे इलीगल फॉरेनर्स थे उनकी रिगार्डिंग यहाँ पे बताया गया है। 31953 नंबर ऑफ द इलीगल फॉरेनर्स है हु हैव सो फार बीन डिपोर्टेड फ्रॉम द असम अकॉर्ड के बिहाफ पे। तो असम अकॉर्ड को आपको देख लेना है क्या है उसमें। आगे है, अब आगे जैम है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो होता है, तो इसके बारे में बताया गया है कि वाइब्रेंट स्टार्ट अप जो है एनवायरमेंट बूस्ट स्कोप ऑफ जैम इन केरला। तो केरला के अंदर जो स्कोप ऑफ जैम है वो बूस्ट हो रहा है और बताते हैं कि 1.17 लाख इन द नंबर ऑफ सेलर्स फ्रॉम केरला हु हैव रजिस्टर्ड ऑन द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अपने आप को रजिस्टर्ड कर लिया है और काफ़ी इफेक्टिवली यहाँ पे काम कर रहा है। तो जैम के रिगार्डिंग जो स्टैटिक नॉलेज है वो भी आपको एक्वायर कर लेनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जैम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। आगे हम बैठते हैं और देखते हैं द नंबर ऑफ द करप्शन कंप्लेंट्स फील्ड विद लोकपाल जो है वो 1719 है ना। तो ये नंबर ऑफ द करप्शन कंप्लेंट्स है रिसीव्ड बाई ऑम्बड्समैन लोकपाल सो फॉर दिस ईयर। अब तक इतनी कंप्लेंट्स यहाँ पे आई है, उनमें से 136 वर रजिस्टर्ड फॉर कंडक्टिंग इंक्वायरी अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डाटा। तो कुल मिला के लोकपाल के रिगार्डिंग कुल 2020 के अंदर कुछ जो है रूल्स हैं वो नोटिफाइड किए गए थे। तो अभी पूरा प्रोसीजर बताया गया था कि भाई किस तरह से कंप्लेन वगैरह करनी है। तो काइंड ऑफ कंप्लेंट जो है, कंप्लेंट के रूल्स आए थे 2020 में, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे 1719 जो है कंप्लेंट्स आई है और 136 को रजिस्टर्ड किया गया है काइंड ऑफ, और 1635 को ग्राफ्ट कंप्लेंट्स वर पेंडिंग, है ना। तो ये पेंडिंग है। अब देखते हैं हम ताजिकिस्तान और जो आपका किर्गिस्तान है उसकी बॉर्डर के ऊपर क्लैशेज हो गए हैं, काफ़ी डिस्प्यूट हो गए हैं। तो आपको पता है कि ये सभी सोवियत यूनियन के पार्ट थे, अभी सोवियत रिपब्लिक्स, ठीक है, फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स थे ये। और ये 94 जो है लोगों का इसके अंदर डेथ हो गई है क्योंकि काफ़ी लंबा एक बॉर्डर इनके बीच में डिस्प्यूट है, 970 किलोमीटर का, काफ़ी बड़ा। अभी भी इसमें प्रॉब्लम चल रही है, इसको डिमार्केटेड किया जाना अभी है, बॉर्डर इज स्टिल टू बी डिमार्केटेड। तो उसके रिगार्डिंग क्लैशेज हो रहे हैं। एंड हम नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं और आगे देखते हैं अब हम। तो डेथ पेनल्टी के बारे में सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि फेयर हियरिंग होनी चाहिए उसकी रिगार्डिंग, है ना। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से बात की है कि मीनिंगफुल, रियल एंड इफेक्टिव हियरिंग ऑफ द मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेज बिफोर ए ट्रायल जज होना चाहिए और उनको मौका मिलना चाहिए कन्विक्ट को, दोषी को पूरी तरह से, है ना। उसमें मीनिंगफुल, रियल एंड इफेक्टिव हियरिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे 3 जज की बेंच थी, एक जिसमें यू ललित भी थे हमारे जो चीफ जस्टिस है वो भी, और वहाँ पे ये बात बोली जाती है फाइनली कि इसमें क्या है कि मिटिगेटिंग फैक्टर जितने भी हैं, है ना, अक्यूज को अवॉइड करने के लिए एक्सट्रीम पेनल्टीज, उनको मौका मिलना चाहिए इस चीज़ को पूरी तरह से रखने का, है ना। और आगे इसमें बताया गया है एससी जो है डिस्कस नीड टू फॉर्म ए यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क। तो ट्रायल जो जजेस होते हैं उनके लिए एक यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क बनाया जाए, ठीक है, टू डिटरमाइन मिटिगेटिंग फैक्टर्स क्या होंगे, वो उसको एक वेल सेटल्ड पूरा यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा काइंड ऑफ। तो यहाँ पे ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। तो हम अगली जो हमारे सामने न्यूज़ है वो है ऑयल मिनिस्ट्री ने जो है विंडफॉल टैक्स होता है, एक विंडफॉल टैक्स के रिगार्डिंग रिव्यू की बात की है ऑयल मिनिस्ट्री ने, और बोला है कि सर्टेन जो फील्ड्स है उनको एग्जेम्प्ट करने की रिक्वायरमेंट है। फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिखा है ऐसा। तो मिनिस्ट्री राइट्स टू फाइनेंस मिनिस्ट्री नोटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बिल्ड इन, कॉन्ट्रैक्ट्स जो हुए हैं कुल मिला के, मैकेनिज्म टू कैप्चर विंडफॉल गेन्स, बिल्ट इन मैकेनिज्म टू कैप्चर विंडफॉल गेन्स जो गेन्स है, सेज एडिशनल टैक्स में रिजल्ट इन फर्म्स पेइंग मोर देन गेन इटसेल्फ। तो यहाँ पे काफ़ी सारी जो हमारे यहाँ पे स्टेट ऑन्ड ऑयल की जो कंपनियां हैं और डिफरेंट काइंड्स ऑफ द प्राइवेट कंपनियां भी हैं, वो सभी कंप्लेन कर रही है इसके रिगार्डिंग ये जो विंडफॉल टैक्स लगाया गया है। तो हम देख लेंगे कि विंडफॉल टैक्स एक्चुअली में है क्या।
तो काफ़ी सेक्टर से बात हुई तो ऑयल मिनिस्ट्री बोल रही है कि उन्होंने काफ़ी जगह से रिप्रेजेंटेशन उनको आई हैं और बोला गया है कि क्रूड ऑयल के ऊपर जो जिस तरह से प्रोड्यूसर्स के द्वारा ये विंडफॉल टैक्स जिस तरह से लगाया गया है और ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है जितने भी स्टेट ऑन जो लाइक ONGC और OIL और प्राइवेट वेदांता जो कंपनीज है काइंड ऑफ उनके द्वारा। तो विंडफॉल टैक्स होता क्या है? तो विंडफॉल टैक्स इज डिफाइंड इन द अनएंटिसिपेटेड गेन इन इनकम थ्रू नो एडिशनल एफर्ट्स और एक्सपेंस। तो ये विंडफॉल टैक्स होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखना है। अनअर्न्ड होता है और अनएंटिसिपेटेड गेन होता है इन इनकम, ठीक है। इसमें क्या होता है? थ्रू नो एडिशनल एफर्ट्स और एक्सपेंसेस के थ्रू। गवर्नमेंट्स टिपिकली तो लिवाए मतलब जनरली गवर्नमेंट क्या करती है, ये वाली टैक्स लगाती है वन ऑफ टैक्स रेट्रोस्पेक्टिवली और अबव एंड नॉर्मल रेट्स ऑफ द टैक्स ऑन सच प्रॉफिट्स कॉल्ड विंडफॉल टैक्स बोलते हैं इनको, है ना। आगे देखते हैं इसके बारे में। वन एरिया वेयर सच टैक्सेज आर रूटीनली बीन डिस्कस्ड इज ऑयल मार्केट होता है वेयर प्राइस फ्लक्चुएशंस लीड टू वॉलेट और इरेटिक प्रॉफिट्स फॉर द इंडस्ट्री। तो इसका रेशनल गवर्नमेंट का क्या रहा था इसको लगाने के पीछे का? तो देयर हैव बीन अ वेरिंग रेशनल्स फॉर द गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड टू इंट्रोड्यूस द विंडफॉल टैक्सेज। तो क्या होते हैं रेशनल्स पे बोलते हैं कि भाई रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनएक्सपेक्टेड गेन करना है हमको, वैन हाई प्राइसेज बेनिफिट्स करती हैं प्रोड्यूसर्स को, तो ऐसी कंडीशन के अंदर, है ना। और टू फंडिंग द सोशल वेलफेयर स्कीम्स के लिए एंड एज सप्लीमेंट्री रेवेन्यू स्ट्रीम फॉर द गवर्नमेंट के लिए हम इसको लगाते हैं, काइंड ऑफ ऐसा बोला जाता है। तो वो बोला है कि ये दिक्कत कर रहा है ऑयल मिनिस्ट्री ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री को ऐसा लिखा है बेसिकली। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉलिटिकल न्यूज़ है सिंपल सी। तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह थे, जो भूतपूर्व पूर्व चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह जो थे, उनकी एक पार्टी है अमरिंदर सिंह की, जो कि पूर्व चीफ मिनिस्टर है पंजाब के। उनकी पार्टी का नाम है पंजाब लोक कांग्रेस। तो इसको एक तरह से मर्ज किया जा रहा है और मर्ज किया इन लोगों ने बीजेपी के साथ में, ताकि वो अच्छे से फाइट कर पाए इलेक्शन को, है ना। बस इतना ही था, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। आगे देखते हैं। कैन स्टेट इम्पोज लिमिट्स ऑन द स्टूडेंट फंडामेंटल राइट्स इन क्लासरूम? सुप्रीम कोर्ट ऐसा पूछ रहा है ना एक तरह से। तो आपको पता है कि काफ़ी कर्नाटका का हिजाब वाला केस चल रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा भी इसके ऊपर हियरिंग वगैरह चल रही है। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि क्या स्टेट जो है लिमिटेशंस लगा सकता है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो होते हैं क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स की। तो यहाँ पे एक तरह से दुष्यंत दवे जो है सीनियर एडवोकेट है, वो क्या बोल रहे हैं? रिलीजियस प्रैक्टिस इज नॉट कन्फाइंड टू ए टेम्पल। रिलीजियस जो प्रैक्टिस है किसी टेम्पल तक कन्फाइंड तो है नहीं और ये किसी दरगाह तक कन्फाइंड नहीं है। इट इज द पार्ट ऑफ वंस रिलीजियस कंसाइंस। तो ये किसी के इंसान की रिलीजियस कंसाइंस का पार्ट है जो रिलीजियस प्रैक्टिसेज है। वन कैन नॉट करल विद ए मुस्लिम वुमेन्स फेथ। तो बात ये यहाँ पे ही चल रही है कि क्या लिमिट किया जा सकता है फंडामेंटल राइट्स को, और जो ये आपका रिलीजियस प्रैक्टिसेज हैं वो केवल के मंदिर तक ही कन्फाइंड है या फिर दरगाह तक ही कन्फाइंड है या मस्जिद तक ही कन्फाइंड है या फिर इनका डोमेन और भी ज़्यादा है। तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे दवे जी हैं जो सीनियर एडवोकेट, वो बोल रहे हैं कि इट इज द पार्ट ऑफ द वंस रिलीजियस कॉन्साइंस, है ना। अब हम इसमें यही सब कुछ बताया गया है कि क्या लिमिटेशन लगाई जा सकती है, इसको पूरे अच्छे से हम एडिटोरियल के अंदर आगे देख लेंगे। तो अभी तो हम नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। राजनाथ ऑन 2 days इजिप्ट विजिट एग्रीज टू फोकस ऑन डिफेंस कॉप प्रोडक्शन। तो इजिप्ट की विजिट के ऊपर गए हुए हैं राजनाथ जी, 2 दिन की ये विजिट है और इसके रिगार्डिंग यहाँ पे बताया गया है कि हमारे यहाँ पे काफ़ी सारा डिफेंस का हम एक तरह से MOU वगैरह साइन कर रहे हैं इजिप्ट के साथ में। इजिप्ट की लोकेशन को भी हम देख लेंगे और इजिप्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक कंट्री है अफ्रीका कंटिनेंट के अंदर, तो उसको देखेंगे। इंडिया एंड इजिप्ट एग्रीड टू फर्दर डेवलप मिलिट्री कॉपरेशन फोकस ऑन द जॉइंट ट्रेनिंग डिफेंस प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द इक्विपमेंट। तो हम तैयार हुए हैं कॉपरेशन करने के लिए किसकी चीज़ में? जॉइंट ट्रेनिंग के अंदर, डिफेंस को प्रोडक्शन, डिफेंस का को प्रोडक्शन करने के अंदर, एंड एक है मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट। इनके अंदर हमने क्या किया है? कॉपरेशन को बढ़ाने का डिसाइड किया है, फर्दर डेवलप करने का, है ना। दिस वाज एग्रीड एज डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह जी है कॉल्ड इजिप्ट प्रेसिडेंट जो है फतेह जो है, ठीक है। तो अब्देल फतेह जो है एंड अब्देल फतेह अल सीसी इन कैरो के अंदर, कैरो इजिप्ट के अंदर है, कैरो द कैपिटल ऑफ इजिप्ट, ठीक है। तो वहाँ पे इनकी बात चल रही है और फिर बाद में आगे यहाँ पे बताया गया है डिफेंस कॉपरेशन के रिगार्डिंग द 2 countries आर सेट टू साइन ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन डिफेंस कॉपरेशन के ऊपर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करने के लिए दोनों कंट्रियां तैयार हुई है। द डिफेंस मिनिस्टर एक्नॉलेज दैट इजिप्ट इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन अफ्रीका एंड दैट बायलैटरल ट्रेड हैज एक्सपेंडेड सिग्निफिकेंटली। यहाँ पे ये बात बोली गई है। आगे बताया गया है इजिप्ट हैज एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट इन एक्वायरिंग मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स from India among other things, and Egypt government is considering the indigenous light combat aircraft LCA for its fighter requirement। तो ये इजिप्ट के साथ अभी जो है राजनाथ जी गए हुए हैं और काफ़ी MOU वगैरह हमारे MOU साइन किए जा रहे हैं और डिफेंस कॉपरेशन को बढ़ाने की कोशिशें जारी है। यहाँ पे इजिप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है अफ्रीका कंटिनेंट के अंदर। इजिप्ट की लोकेशन देख लेते हैं, कैरो इसका कैपिटल है। तो देखो ये इजिप्ट है, ये सिनाइन पेनिनसुला है, ध्यान रखना है ना, बीच में इसको पहले बाद में पहले बीच में से
इजराइल ने हथिया लिया था एक तरह से, बाद में वापस दे दिया। तो अभी ये सिनाइन पेनिनसुला जो है इजिप्ट के पास में ही है, कैरो इसकी कैपिटल है। देखो नाइल रिवर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, जो कि यहाँ से जा रही है और ये मेडिटेरियन सी के अंदर गिर रही है। नाइल रिवर है जो एक तरह से उल्टा बह रही है, आप देख सकते हो है ना, साउथ से नॉर्थ की तरफ बह रही है, नीचे से आती है और वेरियस कंट्रीज से होके बहती है और फिर मेडिटेरियन सी के अंदर गिर जाती है। नाइल रिवर जो है काफ़ी बड़ी, सबसे बड़ी रिवर है, इसके बारे में आपको पता ही है। ये इजिप्ट है बिल्कुल, ये अफ्रीका कंटिनेंट के कहाँ पे आ रहा है, हम बोल सकते हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर इजिप्ट अफ्रीका कंटिनेंट में आ रहा है। वैली ऑफ द किंग्स और ये सारी जो लोकेशंस है, असवन डैम है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है। असवन डैम, असवन जगह है ना, और लेक नासिर, नासिर जो है, ये सभी जो लेक्स हैं, सभी लोकेशंस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे रेड सी है, ये गल्फ ऑफ अकाबा है, इसको अच्छे से आपको लोकेशन को देख लेना है। ये गल्फ ऑफ सुएज है। ठीक है, तो ये सभी जो चीज़ें हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये इजिप्ट की लोकेशन है। और ये नाइल रिवर के बारे में हमने देख लिया है। नाइल रिवर काफ़ी लाइमलाइट में रहती है। अभी नाइल रिवर के ऊपर कुछ डैम बनाए जा रहे हैं जो कि काफ़ी कंट्रोवर्सी के अंदर है। GERD डैम का नाम है, फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, जो कि कहाँ बनाया जा रहा है, ये लोकेशन भी आप बता सकते हो काइंड ऑफ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे सामने न्यूज़ है वो है मिलिटेंसी ऑन क्रचेज इन, मतलब कुल मिला के मिलिटेंसी जो है और हुर्रियत कहीं भी अब नहीं, हुर्रियत नो वेयर प्रेजेंट है ना, तो ये बोला गया है एक तरह से। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है दिलबाग सिंह, वो ऐसी बात बोल रहे हैं कि मिलिटेंसी वाज, ऐसा बताया उन्होंने कि मिलिटेंसी काफ़ी कम हो गई है, मिलिटेंस एक्टिविटीज़ वगैरह, और सेपरेटिस्ट जो हुर्रियत था अब उसका कोई प्रेजेंट नहीं है कोई भी, है ना। और उन्होंने 5 अगस्त के लिए एक तरह से इन्वोक भी किया था, प्रोवोक करने की कोशिश की थी और इन्वोक किया था लोगों को, और लोगों ने इग्नोर कर दिया। हाउएवर बैंड कॉल ऑन, अगर 5 ईयर उनका जो भी, मतलब कि उन्होंने जो भी बोला सब चीज़ों को मना कर दिया गया, इग्नोर कर दिया एक तरह से ना, और सेलिब्रेशन किया गया उस दिन काइंड ऑफ। तो ये सारा DGP बता रहे हैं कि हुर्रियत नो वेयर प्रेजेंट। अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ जो हाई कोर्ट है, उन्होंने कुल मिला के अभी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया है। वहाँ पे रिजर्वेशन वगैरह का बढ़ाया गया था, उसके रिगार्डिंग उन्होंने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया है। तो हाई कोर्ट जो है उनका वहाँ का, उन्होंने स्ट्रक डाउन किया है स्टेट गवर्नमेंट का एक डिसीजन था, है 58% रिजर्वेशन इन रिक्रूटमेंट एंड द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, होल्डिंग द रिजर्वेशन अबाउ द 50% पे चले गए थे। तो ये 50% की लिमिट कहाँ से आ रही है रिजर्वेशन की, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी, है ना। तो इसको देख लेते हैं, इंदिरा साहनी केस की रिगार्डिंग बात करते हैं, कब का केस है क्या है। तो इंदिरा साहनी है ना वर्सेज, इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का 1992 का ये केस रहा है। तो इसमें क्या रहा है इस केस के अंदर, द सुप्रीम कोर्ट वाइल अप होल्डिंग, इस केस के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स निकल के आई थी। तो देख लेते हैं इसके अंदर से जजमेंट्स क्या क्या निकल के आई थी। तो सुप्रीम कोर्ट वाइल अप होल्डिंग 27% कोटा फॉर बैकवर्ड क्लासेज स्ट्रक डाउन द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन रिजर्विंग 10% गवर्नमेंट जॉब फॉर द इकोनॉमिकल बैकवर्ड। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने 27% कोटा फॉर बैकवर्ड क्लासेज को लिए, तो उसको तो अपहोल्ड रखा, लेकिन साथ ही साथ में इकोनॉमिकली जो आपका बैकवर्ड सेक्शन था उनको 10% गवर्नमेंट जॉब्स है ना, रिजर्वेशन दिया गया था, 10% गवर्नमेंट जॉब इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज के लिए दिया गया था। तो उसको उन्होंने हटा दिया था एक तरह से इंदिरा साहनी केस के दौरान। और भी कुछ चीज़ें निकल के आई थी इंदिरा साहनी केस के दौरान, वो भी हम देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट इन द सेम केस ऑल्सो अपहेल्ड द प्रिंसिपल दैट द कंबाइंड रिजर्वेशन बेनिफिशियरी शुड नॉट एक्सीड 50%। तो पूरा जो ओवरऑल रिजर्वेशन है, कंबाइंड रिजर्वेशन बेनिफिशियरी जो है 50% की लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए, है ना, ऑफ इंडिया, जो मतलब ये यहाँ पे लिमिट रखी गई थी 50% की, सॉरी नॉट 15, 50% की लिमिट रखी गई थी ना। द कंसेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर भी यहीं से निकलता आया है, ऑल्सो गेन करेंसी थ्रू दिस जजमेंट एंड प्रोविजन दैट रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस शुड बी कन्फाइंड टू इनिशियल अपॉइंटमेंट्स ओनली एंड नॉट एक्सटेंडेड टू द प्रमोशंस। तो बात बताया गया था भाई, क्रीमी लेयर का कंसेप्ट भी वहीं से निकल के आता है, इसी केस के थ्रू निकल के आता है। और साथ ही में जो बैकवर्ड क्लासेज हैं उनको जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो स्टार्टिंग में है, इनिशियल अपॉइंटमेंट्स के अंदर है, लेकिन बाद में इसको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा प्रमोशंस के अंदर काइंड ऑफ, है ना। ये बात भी चल रही है, ये बात भी थी वहाँ पे, सॉरी ये बात भी वहाँ पे रखी गई इंदिरा साहनी केस के अंदर। तो इससे केस की जो जजमेंट जो थी उसमें ये जजमेंट्स इंपॉर्टेंट थी, ये बातें वहाँ पे बोली गई, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है जो इंदिरा साहनी केस है वो। हम देखते हैं अब चाइना ने डिफेंस किया है अपना, जो ब्लॉक किया है ना उन्होंने लश्कर तैयबा मिर्च लिस्टिंग को। तो आपको पता है कि इनकी लिस्टिंग की जानी थी इनको एज इंटरनेशनल टेररिस्ट के तौर पे, है ना। तो उस लिस्टिंग को एक तरह से चाइना ने ब्लॉक किया और अपने ब्लॉक करने को डिफेंड भी कर रहा है चाइना। तो चाइना ने मंडे के दिन क्या किया है, डिफेंड किया है कंट्रोवर्शियल जो मूव रहा उनका। और क्या कंट्रोवर्शियल मूव था, ब्लॉक किया इंडिया US की जॉइंट एफर्ट था कि कैसे भी करके पाकिस्तान का जो लश्कर तैयबा है, तो लश्कर तैयबा या लश्कर तैयबा जो है टेररिस्ट ग्रुप है, उसको UN सिक्योरिटी काउंसिल 1267 जो है उसके थ्रू रेजोल्यूशन पास करवा के वहाँ पे एक साजिद मीर है ना, हु इज़ वांटेड फॉर द 26/11 मुंबई टेरर अटैक के लिए। तो अभी तो वो पाकिस्तान की जेल के अंदर है, उनको इंटरनेशनल टेररिस्ट के तौर पे लिस्टिंग करवानी थी, लेकिन पाकिस्तान को मिला के चाइना ने इसको ब्लॉक कर दिया एक तरह से, ठीक है। और इंडिया के ऑफिशियल्स हैव सीन चाइनाज मूव, इनके चाइना के मूव को इंडिया के ऑफिशियल्स किस तरह से ले रहे हैं,
तो हम बोल सकते हैं बेसिकली कि इंडियन ऑफिशियल्स हैव सीन चाइना मूव टू प्रिवेंट द सैंक्शनिंग ऑफ टेररिस्ट बेस्ड ऑन द पाकिस्तान इज ऑल वेदर अलाय। तो मतलब ये पाकिस्तान का ऑल वेदर अलाय है काइंड ऑफ, और ये सैंक्शनिंग को बार बार रोकता रहता है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये काफ़ी लंबे टाइम से है कि चाइना ब्लॉक करता है इस तरीके की काफ़ी चीज़ों का ना। तो ये सारा पूरा इसमें दिखाया गया है ना। तो यही था। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। अनफेयर टू फोर्स वुमेन टू चूज बिटवीन द रिलीजन एंड एजुकेशन। तो दोबारा वही बात चल रही है जैसा कि हमें पता है कर्नाटका का हिजाब वाला जो केस चल रहा है। तो यहाँ पे एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया, और वो मंडे के दिन क्या बोलता है, उन्होंने क्या बोला है कि मेकिंग वुमेन को चूज करना बिटवीन दी, इन दो चीज़ों के बीच में कि एक्सप्रेशन, रिलीजन एंड एजुकेशन के बीच में ये कुछ डिस्क्रिमिनेटरी है एक तरीके से, है ना। एज इंडिया सुप्रीम कोर्ट हियर्स द पिटीशन ऑफ हिजाब बैन इन कर्नाटका स्कूल, वी एम्फेसाइज दैट द फोर्सिंग वुमेन टू चूज बिटवीन देयर राइट्स टू फ्रीडम, बिटवीन देयर राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड रिलीजन एंड देयर एजुकेशन इज फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है दोनों के बीच में, उनको चुनाव करने के लिए कहना एक तरह से। अब देखते हैं, ये वैसे हमने देख लिया था बेसिकली कि लाइक किर्गिस्तान जो है और अभी तजाकिस्तान के बीच में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बॉर्डर को लेकर, उसकी वजह से काफ़ी लोगों की डेथ हो गई है काइंड ऑफ। तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है, थोड़ा सा इसमें लोकेशंस वगैरह बताई गई है आपको। तो ये लोकेशंस वगैरह आप थोड़े देख सकते हो, ठीक है। देखो ये उज्बेकिस्तान हो गया, ये किर्गिस्तान हो गया, है ना, काइंड ऑफ, है ना। तो इसको थोड़ा सा आपको देख लेना है लोकेशंस वगैरह को, ठीक है। उज्बेकिस्तान तो अभी वैसे भी काफ़ी समरकंद की वजह से काफ़ी न्यूज़ में था, तजाकिस्तान हो जाता है काइंड ऑफ। अब हम नेक्स्ट एडिटोरियल के ऊपर चलते हैं। ये एडिटोरियल की हेडिंग यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, बट एडिटोरियल की हेडिंग कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान जो है लॉस में है कुल मिला के ना। और इसमें बात क्या की गई है इस एडिटोरियल में, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो लॉस में है, नुकसान में है, जो भी चल रहा है उस वजह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच का सिनेरियो, और किस इंडिया ऑफर नहीं कर रहा है हेल्प, पाकिस्तान हेल्प मांग भी नहीं रहा है, इतना ज़्यादा क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर है उसके बावजूद भी। तो वो पूरा जो सिनेरियो है वो एक तरह से पाकिस्तान के लोगों की पाकिस्तान की पॉपुलेशन के लिए नुकसानदायक है, और वहाँ के लोगों को उसका नुकसान झेलना पड़ रहा है, वही यहाँ पे बताया गया है। तो देखते हैं इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं, पर्टिकुलर जो एडिटोरियल है उसको। तो यहाँ पे बताया गया है कुल मिला के कि काफ़ी ज़्यादा एक बहुत बड़ी नेचुरल कैलिमिटी पाकिस्तान के अंदर आई हुई है, बाढ़ आई हुई है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि 1400 लोगों की डेथ हो गई है, और 33 मतलब मिलियन मतलब कि 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख, तो लगभग 3 करोड़ के आसपास लोग, 3.3 करोड़ के आसपास लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सफ़र हुए हैं इस फ्लड की वजह से काफ़ी ज़्यादा। और बताते हैं कि 5735 किलोमीटर ट्रांसपोर्ट लिंक्स वगैरह जो है वो अंडर वाटर हो गया है। 1.6 मिलियन हाउसेज हैव बीन वॉश्ड अवे, 16 लाख घर वॉश्ड अवे हो गए हैं, और 7,50,000 हेड्स ऑफ द लाइव स्टॉक हैव बीन लॉस्ट। तो ये देखो कितना काफ़ी बड़ा, एक बहुत ही बड़ा नुकसान है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 64 मिलियन पीपल नीड सपोर्ट, 64 लाख लोग जो है वो 6.4 मिलियन मतलब 64 लाख जो लोग हैं वो सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है उनको। एंड 16 मिलियन चिल्ड्रंस आर इन डिस्ट्रेस के अंदर है। 3 मतलब काफ़ी बड़ा एक ये काफ़ी बड़ी कैलेमिटी आई है ना, नेचुरल डिजास्टर काफ़ी बड़ा हुआ है ये बाढ़ के आने से पाकिस्तान के अंदर। और अब बात की जाएगी कि किस तरह से हेल्प को मांगा नहीं जा रहा है और किस तरह से इंडिया के द्वारा भी हेल्प को प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, उसके रिगार्डिंग ऑफ जो है राइटर काफ़ी कुछ यहाँ पे बोलते हैं। तो जो वाटर बॉर्न डिजीज वगैरह काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है, और जैसे जैसे पानी नीचे उतरेगा तो वाटर बॉर्न डिजीज और भी ज़्यादा फैलती जाएंगी, ये तो सबको पता ही है कि ऐसी सिचुएशन बनी रहती है। और बताते हैं कि बलूचिस्तान, सिंध और बलूचिस्तान ने 784%, 784% और 500% ज़्यादा बरसात वहाँ पे हुई है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा सिनेरियो कैटास्ट्रॉफ है, मतलब पूरा, और काफ़ी ज़्यादा सिनेरियो हॉरिफिक है, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो बाद में आगे यहाँ पे राइटर बताते हैं कि 26 अगस्त 2022 को पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जी हैं, उन्होंने विजिट थी अपनी कतर की, उसको एक तरह से कैंसिल कर दिया है ना, और कैंसिल कर दिया था हिज विजिट टू कतर, कट शॉर्ट मतलब छोटा कर दिया अपने विजिट को कतर की को। एंड मीट विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड फ्यू गवर्नमेंट इंक्लूडिंग ऑफ चाइना, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड किंगडम, इन सभी की गवर्नमेंट से वो मिले हैं, ठीक है। और डिफरेंट अकाउंट्स ऑफ दी मतलब हेल्प उन्होंने मांगी है एक तरह से, है ना। और वर्ल्ड बैंक से हेल्प मिल रही है, यूनाइटेड नेशन से मिल रही है, फूड प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन फूड प्रोग्राम वगैरह सबसे हेल्प पाकिस्तान को मिल रही है। इंडिया के रेस्पॉन्स की यदि बात की जाती है तो यहाँ पर राइटर बताते हैं कि ऑब्वियस क्वेश्चन इज अबाउट व्हाट इंडिया हैज डन एंड शुड हैव डन, क्या किया है इंडिया ने, क्या करना चाहिए था काइंड ऑफ। तो 29 अगस्त 2022 को प्राइम मिनिस्टर जी ट्वीट करते हैं, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर जी जो हमारे हैं वो ट्वीट किया है उन्होंने कि काफ़ी ज़्यादा ये जो डिवास्टेशन हो रहा है फ्लड की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा दुखी करने वाला है, और हम हमारा जो एक्सटेंड करते हैं कॉन्डोलेंस जो है एक तरह से किसके लिए, जो भी विक्टिम्स फैमिली वगैरह सबके लिए, है ना। ये सारी बातें बोली गई यहाँ पे। एंड इंडियन मीडिया हैज़ रिपोर्टेड दैट कि मैटर ऑफ सेंडिंग एड, इंडिया मीडिया में ये भी रिपोर्ट किया गया कि भाई पाकिस्तान को हेल्प करनी है नहीं करनी है, सेंड हेल्प करनी है, उसके रिगार्डिंग डिस्कशन वगैरह चल रहा है ना। और पाकिस्तान ने किसी भी तरीके की किसी हेल्प के लिए अब तक मांग की नहीं है, ठीक है।
तो द डे मिस्टर मोदी ट्वीटेड, ठीक है, तो उसके बाद मिस्टर मोदी उसके रिगार्डिंग कुछ और ट्वीट करते हैं, ठीक है। मितफा इस्माइल, ठीक है, द फाइनेंस मिनिस्टर, और पाकिस्तान टोल्ड द मीडिया दैट गवर्नमेंट वाज थिंकिंग ऑफ रीओपनिंग रोड ट्रैफिक विद इंडिया, लेकिन अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, यहाँ पे राइटर बताते हैं। तो डीलिंग विद पाकिस्तान की अब यहाँ पे बात आ रही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर होता क्या है जनरली, कि पाकिस्तान में इतना सब कुछ होने के बाद भी वहाँ का जो पॉलिटिकल क्लाउड है वो अभी भी मतलब कि अपने लोगों के कंसर्न्स को नहीं देख रहा है, और अभी भी वो है जो पॉलिटिकल गेन्स लेने की सिचुएशन को अभी भी उस कंडीशन के अंदर वो हैं। तो ये अभी बिल्कुल ठीक नहीं है। और साथ ही साथ में यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि इंडिया का भी हेल्प ना करना ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर उचित नहीं है। इंडिया को जल्दी से अपनी हेल्प एक्सटेंड करनी चाहिए, क्योंकि अभी आगे इसमें बताया गया है कि जल्दी यूएन की मीटिंग वगैरह होगी एंड देन फाइनली डिसाइड किया जाएगा कि किस तरह से हेल्प करना है। तो उसमें तो फिर इंडिया को पार्ट लेना ही पड़ेगा, इंडिया उसमें तो अलग हो नहीं सकता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये ज़रूरी है कि इंडिया जल्दी से अपनी हेल्प एक्सटेंड करे और अपना जो स्टेचर है उसको बना के रखें, कि हम जो साउथ एशिया के अंदर काफ़ी डोमिनेंस एंड काफ़ी प्रोमिनेंस रखते हैं, हमारी कंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि ये सब चीज़ें राइटर ने नहीं बोली है, लेकिन जैसे कि हम आगे जाके एससीओ को भी हेल्प करने वाले हैं, हम G20 को भी प्रोजाइड करने वाले हैं, एंड साथ ही साथ में यूएनएससी के अंदर भी हम रहने वाले हैं। तो इन दैट सिचुएशन, ऐसी कंडीशन के अंदर इंडिया को यदि सभी को साथ में लेकर चलना है तो इस तरीके के गेस्चर्स इंडिया को दिखाने चाहिए। हालांकि यहाँ एडिटोरियल में ये बात नहीं लिखी गई है, लेकिन कहने का मतलब वहाँ पे भी यही सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आगे बताया गया है कि इंडिया क्या क्या कर सकता था और क्या करता तो क्या होता काइंड ऑफ है ना, और किस तरह से पाकिस्तान के अंदर होने वाले इन्फ्लेशन वगैरह और प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सकता था। बहुत अच्छा गुड्स एंड वगैरह, फूड वगैरह, सिक्योरिटी वगैरह इंडिया के थ्रू इंश्योर की जा सकती थी इस रीजन के अंदर, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात की गई है। लेकिन बाद में यहाँ पे बोलते हैं एक्ट क्विकली, अब क्या करने की रिक्वायरमेंट है ना। तो लेट अस टू दो हम पॉसिबिलिटीज़ को देखते हैं यहाँ पे, है ना। राइटर यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ की रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। तो दो पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। पहली पॉसिबिलिटी है फर्दर पाकिस्तान गवर्नमेंट रिजेक्ट कर देती है, मान लो इंडिया पॉसिबल हेल्प के लिए जाती है और इंडिया के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया जाता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के द्वारा, जबकि पाकिस्तान के अंदर ट्रबल्ड है लोग पहले ही बहुत ज़्यादा, कि पाकिस्तान रुपीज़ 500 पर किलो चल रहा है, टोमेटो जो है ऑनियंस 400 रुपये पर किलो चल रहे हैं, शूट्स अप है ना। और तो मतलब कि प्राइसेस तो बहुत ज़्यादा हाई रहेंगी, इन्फ्लेशन तो हाई रहेगा फिर पाकिस्तान के अंदर। सेकंड, पाकिस्तान यदि ऑफर ले लेता है तो फिर डब्ल्यू जो आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, वर्ल्ड बैंक एंड अदर डोनर्स की रिलीफ भी उनकी तरफ से आ रहे होंगे, और इंडिया भी ऑब्वियसली रीजन टू भी मतलब तो इंडिया से की तरफ से भी सपोर्ट जाएगा, तो पाकिस्तान को ओवरऑल बेनिफिट ही रहेगा। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जैसा कि बोला है कि $30 बिलियन की रिक्वायरमेंट है कुल मिला के रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के लिए। तो इंडिया की तरफ से भी काफ़ी कुछ यहाँ पे हेल्प करके और काफ़ी मतलब एक तरह से रिहेबिलिटेट पाकिस्तान को करने में हेल्प की जा सकती है। ए गुड पार्ट ऑफ द मटेरियल कुड बी शॉर्ट फ्रॉम इंडिया किया जा सकता है। इन कंक्लूजन इंडिया शुड एक्ट विदाउट फर्दर डिले। बाद में राइटर बोलते हैं कि इंडिया को ज़्यादा डिले नहीं करते हुए अब जल्दी से एक्ट करना चाहिए इसके ऊपर। एंड यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने भी एक कॉन्फ्रेंस को कन्वीन करने की बात की है पाकिस्तान को असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। तो यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि इंडिया उसका पार्ट नहीं हो, इंडिया को पार्ट तो होना पड़ेगा, देन फाइनली असिस्टेंस इंडिया प्रोवाइड करेगा। तो क्विक स्टेप लेते हुए पहले यदि इंडिया ऐसा कर लेता है तो इसके इंडिया के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, और ह्यूमैनिटी के ग्राउंड के ऊपर, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर ऐसा किया जा सकता है। और इसके लिए किसी भी तरीके की किसी जस्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड अपने आप में एक जस्टिफिकेशन है। तो यहाँ पे राइटर यही सब कुछ कन्वीन करना चाह रहे हैं इस पर्टिकुलर के थ्रू, कि पाकिस्तान को हेल्प मांगनी चाहिए और पाकिस्तान को आगे बढ़ के पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को सबको पार्ट लेना चाहिए, हेल्प मांगनी चाहिए, ट्रेड को ओपन करना चाहिए। साथ ही साथ में राइटर इसमें कुछ ये भी लिखते हैं कि भाई 5 अगस्त को जो चीज़ होती है 2019 के अंदर, और उसके बाद जिस तरह से ट्रेड को रोक दिया जाता है और ट्रेड का पूरा डिसरप्शन कर दिया जाता है, तो उससे गेन क्या हो रहा है पाकिस्तान को ना, ये भी सवाल वो उठाते हैं। क्या इससे इंडिया अपना डिसीजन वापस ले रहा है, क्या चीज़ें रिवर्स हो जा रही है, इसका टोल तो पाकिस्तान के लोगों के ऊपर आ रहा है ना। बहुत सारी जो सस्ती चीज़ें पाकिस्तान को मिला करती थी और बहुत ज़्यादा जो मतलब बेनिफिट पाकिस्तान को थे वो नुकसान में जा रहे हैं ना। तो इससे फ़ायदा क्या हो रहा है पाकिस्तान को, यदि 5 तारीख को जो डिसीजन लिया गया उसके बाद में ट्रेड को बैन कर दिया गया, तो ट्रेड तो बैन नहीं होना चाहिए ना काइंड ऑफ। तो ये बात बोल रहे हैं यहाँ पर राइटर, लाइक इंडिया और चाइना के बीच में काफ़ी हद तक बायलैटरल ट्रेड चलता रहता है, जबकि हमारे यहाँ पे बॉर्डर्स पे काफ़ी सारे इश्यू चलते रहते हैं उसके बावजूद भी। तो पाकिस्तान का इस तरह से एकदम से डिसरप्शन कर देना ट्रेड का और एकदम से रोक देना 5 अगस्त के डिसीजन के बाद, उससे कुछ गेन तो हुआ नहीं, लॉस ही हुआ है वहाँ के लोगों का। और इतना बड़ा क्राइसिस आने के बाद भी हेल्प नहीं मांगना, हेल्प के लिए नहीं आना, और इससे सभी से पाकिस्तान लोगों को सब कुछ झेलना पड़ रहा है और काफ़ी बड़ा एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा है। तो कुल मिला के ये चीज़ें सब उचित नहीं है, राइटर यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं। अब हम नेक्स्ट जो हमारा एडिटोरियल है उसके ऊपर चलते हैं, द हिजाब केस एंड द इसेंशियल प्रैक्टिसेस डॉक्ट्रिन। तो हिजाब का केस और इसेंशियल प्रैक्टिसेस डॉक्ट्रिन जो काफ़ी लंबे टाइम से एक इशू बना हुआ है, अभी चल रहा है, इसकी हियरिंग चल रही है, तो उसी के रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है 2 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज प्रेजेंटली हियरिंग द दो जजों की बेंच है ना, 2 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट
इंडिया इज प्रेजेंटली हेयरिंग आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द करेक्टनेस ऑफ द कर्नाटका हाई कोर्ट जजमेंट। तो कर्नाटका हाई कोर्ट की जजमेंट रही है, उसमें कितनी करेक्टनेस है उसको चेक करने के लिए कुल मिला के वो हियरिंग अभी कर रहे हैं। एंड अपहेल्ड द बैन ऑन द यूज ऑफ द हिजाब बाय स्टूडेंट्स इन कर्नाटका। तो जो हिजाब के ऊपर बैन हो गया है, स्कूल के अंदर स्टूडेंट नहीं पहन सकते हैं, कर्नाटका जो हाई कोर्ट है उन्होंने डिसीजन दिया था, तो उसके रिगार्डिंग ही यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं कि इसको चेक किया जा रहा है टू जज बेंच के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की। तो कुछ दिनों से क्या चल रहा है कि पेटिशन वगैरह बात कर रहे हैं, अलग अलग इशू निकल के आ रहे हैं, अलग अलग पॉइंट निकल के आ रहे हैं, एक्सप्रेशंस की, कंसाइंस की, रिलीजन, इन सब चीज़ों की बातें बहुत ज़्यादा चल रही है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कंसाइंस, रिलीजन की, और अलग अलग पॉइंट अलग अलग तरीके से देखे जा रहे हैं ना। और जो मतलब कि एजुकेशन ऑफ मुस्लिम वुमेन है उसको किस कंट्रोल में देखना है, वो सभी बातें यहाँ पे चल रही हैं। तो पॉसिबल एक्शंस बाय द बेंच, तो क्या पॉसिबल एक्शंस हो सकते हैं बेंच के द्वारा, ठीक है। तो उससे पहले जो एक्शन, पॉसिबल एक्शंस बाय बेंच, और जो आपके कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है एक्चुअली में वो किस ग्राउंड्स पे लिया है ना, वो बताएंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पे बोले। तो कर्नाटका हाई कोर्ट मेड 3 जो प्राइमरी फाइंडिंग्स इन इट्स जजमेंट। तो 3 प्राइमरी फाइंडिंग रही कर्नाटका हाई कोर्ट की जब अपनी जजमेंट आई एक तरह से, है ना। और तो 3 फाइंडिंग्स क्या रही, उन तीनों को देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है तीनों जो फाइंडिंग्स है, आपको देखना है यहाँ पे अच्छे से इनको। फर्स्ट फाइंडिंग क्या रही, तो कर्नाटका हाई कोर्ट मेड 3 प्राइमरी फाइंडिंग्स इन इट्स जजमेंट। तो फर्स्ट फाइंडिंग आपकी रहती है, ये क्या बोलता है कर्नाटका हाई कोर्ट, इट हेल्ड दैट द यूज ऑफ हिजाब इज नॉट एसेंशियल टू द प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। हिजाब को यूज में करना इस्लाम की एसेंशियल प्रैक्टिस के अंदर नहीं आता है। तो द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन वाज नॉट वायलेटेड। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को वायलेट नहीं किया गया जब मना किया गया स्कूल्स के अंदर हिजाब पहनने से, क्योंकि हिजाब जो होता है वो एक तरह से एसेंशियल प्रैक्टिस के अंदर नहीं आता है ना। ये बोला पहली बात तो जो कोर्ट है उसने। सेकंड जो इन्होंने पॉइंट बोला वो बोला, सेकंड इट रूल्ड दैट देयर एग्जिस्ट नो फाइंडिंग। सेकंड क्या रहा, हाँ, सेकंड इट रूल्ड दैट देयर एग्जिस्ट नो सब्सटेंसिव राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और प्राइवेसी इनसाइड ए क्लासरूम। तो बोलते हैं कि यहाँ पे कोई सब्सटेंसिव राइट नहीं है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का और प्राइवेसी का एक क्लासरूम के अंदर। देयरफॉर दीज राइट्स वर सिंपली नॉट एट स्टेक हेयर। तो इस वजह से ये राइट यहाँ पे स्टेक पे नहीं है, क्योंकि सब्सटेंटिव राइट नहीं है किसी क्लासरूम के अंदर अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रखने का या प्राइवेसी को रखने का। सेकंड पॉइंट उन्होंने ये बोला। थर्ड पॉइंट जो इन्होंने बोला, ये बोला कि इट हेल्ड दैट बैन डिड नॉट स्टेम डायरेक्टली आउट ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑर्डर। गवर्नमेंट ने ऑर्डर नहीं दिया है, गवर्नमेंट के ऑर्डर के थ्रू ये बैन नहीं आया है, कोर्ट बोलता है। विच ओनली कॉल्ड फॉर ए यूनिफॉर्म ड्रेस कोड टू बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट और स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज। तो स्कूल जो मैनेजमेंट कमिटीज होती हैं या फिर जो स्टेट होता है वो बेसिकली प्रिस्क्राइब करता है कि यूनिफॉर्म ड्रेस कोड को, तो उसके रिगार्डिंग ये बैन है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से सीधा बैन आया है ना। गवर्नमेंट ने मतलब कि एक तरह से बैन किया है। तो एंड हेंस डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगेंस्ट मुस्लिम स्टूडेंट्स। तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसलिए जो मुस्लिम स्टूडेंट्स है उसके अगेंस्ट में नहीं है, कुल मिला के बात ये बोली गई है। इस तरह से 3 पॉइंट यहाँ पे प्राइमरी जो इनकी फाइंडिंग्स रही है वो रही है कर्नाटक हाई कोर्ट की प्राइमरी फाइंडिंग्स इस जजमेंट के अंदर ये रही, ठीक है। अब आगे इसमें देखते हैं एज ए काइंड ऑफ इंक्वायरी। तो यहाँ पे बताया गया है कि भाई ये एसेंशियल प्रैक्टिसेज होती है। एसेंशियल प्रैक्टिसेज डॉक्ट्रिन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट एक डॉक्ट्रिन है और इसका एग्जिस्टेंस आज से नहीं है, काफ़ी पुराने टाइम से है। और जो B.R. अम्बेडकर जी की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर एक उनकी स्पीच थी, वहीं से ये कुल मिला के वहीं से ये चलती हुई आ रही है एसेंशियल प्रैक्टिसेज की डॉक्ट्रिन जो है। तो यहाँ पे आगे ये बताया गया है कि अम्बेडकर जी ने उस टाइम पे बोला था कि हमारी कंट्री इतनी वास्ट है, इतनी बड़ी है, और मतलब कि जन्म से लेके और डेथ तक है ना, जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के अंदर रिलीजन्स को फॉलो किया जाता है। तो वो बोलता है आई डू नॉट थिंक इट इज पॉसिबल टू एक्सेप्ट ए पोजीशन ऑफ दैट सॉर्ट, है ना। वी आउट टू स्ट्राइव here after the limit and definition of the religion in such a manner that we shall not extend beyond the beliefs and such rituals as may be connected with ceremonial which are essential religious। तो मतलब यहाँ से एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बात आई है और बोला है कि अम्बेडकर जी ने कि हमें कुछ तो मतलब बनाना होगा और एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस जैसी बातें करनी होंगी। अदरवाइज तो हर पॉइंट ही लाइफ का हर जन्म से लेकर मृत्यु तक हर चीज़ को रिलीजियस प्रैक्टिस के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। ऐसे में हमको एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के साथ आना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हर एक प्रैक्टिस को हम बोल देंगे कि ये रिलीजियस प्रैक्टिस है और इस वजह से इसको तो मतलब कि एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन की मतलब सेफ गार्ड्स मिलने चाहिए काइंड ऑफ, है ना। तो ऐसा हम हर एक चीज़ के लिए नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ लिंक है पूरी जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो अम्बेडकर वाज स्ट्राइविंग टू डिस्टिंग्विश द रिलीजन फ्रॉम द सेक्युलर बाय आर्ग्यूइंग दैट स्टेट शुड बी अलाउड टू इंटरवीन इन मैटर दैट आर कनेक्टेड टू रिलीजन बट आर नॉट इंट्रिंसिकली रिलीजियस। तो अम्बेडकर जी का मानना था कि स्टेट्स को इंटरवीन करना चाहिए
है ना, स्टेट्स को अलाउ होना चाहिए इंटरवीन करना इन द कनेक्शन विद रिलीजन, बट जो इंट्रिंसिकली पूरी रिलीजियस इश्यूज है उस पर नहीं, पेरीफेरी में जो इतने भी हैं वो, और इसमें इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस की फिर बात यहाँ से निकल के आती है, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पे आगे बोला गया है कि सिरूर मठ एक केस था 1954 का, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंट केस था, ये भी एसेंशियल जो प्रैक्टिस है उसके रिगार्डिंग। इसमें क्या हुआ था, हेल्ड किया गया, फाइनली डिटरमाइन किया गया दैट कॉन्स्टिट्यूटेड एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द रिलीजन, द कोर्ट आउट टू लुक toward the religion concerned and to what it adherent beliefs are was demanded by the faith, their faith, है ना। But since then, लेकिन तब से लेके अब तक, court has with a view to determine the kinds of circumstances in which the state could legitimately intervene, ठीक है, transform this doctrine into an altogether different form of inquiry। तो मतलब तब से जाके ये डॉक्ट्रिन जो है एसेंशियल प्रैक्टिस की डॉक्ट्रिन जो वहाँ से मट केस से थोड़ा सा इवॉल्व होने लगी थी, वो काफ़ी हद तक बदल चुकी है। और आगे यहाँ बताया गया है काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन कि बट सिंस देन द कोर्ट has with a view of determining the kinds of circumstances in which the state could legitimately intervene transfer this doctrine into an another different, मतलब कि किन circumstances के अंदर इंटरवीन किया जा सकता है स्टेट के द्वारा, उसके रिगार्डिंग जो है पूरा जो इशू है वो एक तरह से बोल सकते हैं कि पूरा काफ़ी हद तक बदला है तब से लेके अब तक। यहाँ पे राइटर बोलते हैं कि ये जो चीज़ें रही हैं इससे काफ़ी कुछ चीज़ें निकल के आई हैं फाइनली जो कि डिजायरेबल नहीं है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात की गई है। फर्स्ट तो क्या निकला है एंड सेकंड क्या निकला है, एंड देन फाइनली इसका कंक्लूजन के ऊपर यदि हम जाते हैं तो बोलते हैं कि लाइक जो आपके डीवाई चंद्रचूड़ जो है उन्होंने प्रपोज किया था एक डॉक्ट्रिन एक प्रिंसिपल ऑफ एंटी एक्सक्लूजन। तो यहाँ पे यही बात बोली गई है स्पेशली कि यदि ऐसी प्रैक्टिस है जो कि कुल मिला के डिस्क्रिमिनेट करती हैं, कास्ट जेंडर और अदर टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन करती हैं, तो ऐसी प्रैक्टिसेज को रोका जा सकता है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। तो ऐसी प्रैक्टिसेज के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को और आपकी जो जेंडर अदर जो इक्वलिटी है कास्ट जेंडर और उनके बिहाफ डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए उसकी बात की जा सकती है। तो यही इस एडिटोरियल के अंदर फाइनली था, कंक्लूडिंग तरीके से हमें देख सकते हैं, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट इस एडिटोरियल के बारे में है ये सब कुछ।